नमस्कार दोस्तों, आज 1 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज हमें पढ़नी है वो जीडीपी एक्सपेंडेड 6.1% इन 2022-2023 लास्ट क्वार्टर, है ना। तो 6.1% की ग्रोथ देखी गई है। इसका अनुमान बहुत सारे लोग लगा रहे थे कि यह 5% के करीब होगी, पर भारत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है या कर रहा है और यह 6.1% के करीब रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक जो है वो है भारत का तेल खरीदना रसिया से, है ना। भारत विश्व के दबाव में नहीं झुका और रसिया से तेल खरीदता रहा। इसके कारण हमारे यहाँ कम से कम 50,000 करोड़ की बचत हुई है और काफ़ी बूस्ट मिला है इकोनॉमी को, क्योंकि हम फिर तेल का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। उसको रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसके कारण से काफ़ी बूस्ट मिला है और ये काफ़ी ठीक ठाक मामला रहा है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे है कि बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल है, डिसाइड टू इम्प्लीमेंट एनईपी फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर, है ना। इस एकेडमिक ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू करेगी। तो आपको क्या करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखना है, गूगल कीजिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी समरी, है ना। समरी करके इसको सर्च करिएगा और इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। पीआईबी में मिल सकता है और में भी सरकारी कोई साइट होगी उस पर मिल सकता है, तो वहां से आप समरी पढ़ लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इसकी साइट जो हो गवर्नमेंट की साइट हो, उससे ज़्यादा बेहतर आप पढ़ पाएंगे। तो ये एनईपी के बारे में है और एनईपी के बारे में थोड़ी समझ विकसित करना अभी से शुरू कर देंगे तो काफ़ी कुछ आप एनईपी के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद है पेज नंबर 10 पे, है ना। पेज नंबर 10 पे है अनसर्टेन शॉवर्स, है ना। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो यह मौसम विभाग जो है उसने कहा है अनसर्टेन शावर आ रहा है। और इसी पे बात की जा रही है कि जो अभी हमारे यहाँ मौसम देखा जा रहा है कि कोई निश्चित रूप से नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कितना भी वो पूर्वानुमान करते हैं, पूर्वानुमान गलत होता है। तो इसी के लिए मतलब लोगों को ये कहना है कि आप जो अनुमान करते हो वो गड़बड़ है, या जहाँ पे अनुमान करते हो कि यहाँ वर्षा होगी वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा है कि क्या है, मतलब अभी जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे वो बहुत कमज़ोर हैं। आपने सुना होगा कि अभी फ्रांस से हम सुपर कंप्यूटर खरीद रहे हैं और इसके बाद थोड़ा इसमें सुधार हो सकता है। उसी पे बात की गई कि एल नीनो या ला नीना या किस तरीके से ये जो हमारा मौसम है या मानसून है वो चेंज हो रहा है, या पूरा जो टेम्परेचर है या पूरा का पूरा जो जलवायु है पूरे के पूरे बदल रहा है। इसी पे पूरी बात की गई है। इसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी, एक आर्टिकल लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ेंगे। कमल बाबा के द्वारा लिखा गया है, इन द प्रेसिडेंट एमिरेट्स ऑफ बेंगलुरु बेस्ड अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, है ना। तो ये कहा, इन्होंने कहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमारे में बायोडाइवर्सिटी और हम बायोडाइवर्सिटी के पार्ट हैं या हैं। इसी पे पूरी जो जैव विविधता है उस पर बात की गई है कि किस प्रकार ये हमारे से चलती है या किस प्रकार हमारे को प्रभावित करती है, इस पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगली जो न्यूज़ है वो है इज इंडिया मिसिंग ग्राफीन बस। ग्राफीन बस का मतलब एआई से यहाँ पे लिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत पीछे रह जाएगा। इसी पे चर्चा की गई है कि जो विश्व के देश हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं या बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं। तो भारत कहाँ पे है, भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात की गई। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है चाइना मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया, है ना। चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है किस प्रकार की है, किसके साथ समझौते कर रहे हैं, किसके साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, इसी पे पूरी बात की गई है। कौन कौन से देश चीन के साथ समझौते कर रहे हैं या चीन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसी पे पूरी बात की गई। तो आप इसे देख लेंगे। साथ ही साथ इसका प्रभाव क्या होगा भारत पर,
इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद इसे रोकने के लिए भारत के द्वारा और विश्व के लोगों के द्वारा, विश्व के देशों के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। यूएस के द्वारा क्वाड बनाया गया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाया जा रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, ऑकस बनाया गया है। तो क्या क्या बनाया गया और भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप यहाँ से थोड़ा सोचेंगे। इसके बाद है ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंडेटेड टू शो एंटी टोबैको वार्निंग्स, पेज नंबर 16 पे है ना। पेज नंबर 16 पे है ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जो कि आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम या इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंडेटेड कर दिया गया है कि अब एकदम से अनिवार्य हो गया है एंटी टोबैको वार्निंग दिखाएंगे वो हर जगह, है ना, कि ये धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है या फिर शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये चीज़ें दिखाएंगे। टोबैको है, साथ ही साथ लिक्वर के लिए भी दिखाया जाएगा, तो ये आप पढ़ लेंगे। साथ ही साथ इसके बाद एक और न्यूज़ है, ट्रीटमेंट वर्थ 61,501 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर PMJAY स्कीम, है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 61,501 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये जो खर्च किए गए हैं ये किस में किए गए हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट, इमरजेंसी केयर, ऑर्थोपेडिक एंड यूरोलॉजी, किडनी रिलेटेड एलिमेंट्स, है ना, इस पे खर्च किए गए हैं। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ लागू है, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, किसके द्वारा लागू है, ये पूरी रिपोर्ट करी गई है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे तो पूरी की पूरी बात कह दी गई है, आपको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। ठीक है, ये क्या है और क्या करती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। इसकी साइट है, यहाँ पे अबाउट अस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम क्या है, इसके तहत कौन लाभार्थी हो सकता है, कितने तक के इलाज के लिए वो किया जा रहा है, तो यहाँ पे दिया गया है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, है ना। तो इस तरीके के जो बीमा योजना है वो कितने कारगर होते हैं, इनकी प्रासंगिकता क्या है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है रिस्क टू 6.5 ग्रोथ गोल मोर इवेंटली बैलेंस्ड नाउ, है ना, पेज नंबर 18 पे है। पेज नंबर 18 पे चलते हैं। और रिस्क टू 6.5 ग्रोथ गोल मोर इवनली बैलेंस्ड नो, है ना। अब जो है 6.5 का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, 6.1 तो हम प्राप्त कर चुके हैं, तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो वी अनंत नागेश्वरन है उन्होंने ही कहा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है फिजिकल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा है वो भी कम होकर 6.4 तक पहुंच गया है और टारगेट के करीब पहुंचने वाला है, इसी पे बात की गई है। तो आप फिजिकल डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में आप सर्च करेंगे और इसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे, या फिजिकल डेफिसिट NCERT लिख के सर्च करेंगे तो आपको फिजिकल डेफिसिट के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास ओल्ड NCERT तो बहुत बेहतर, यदि नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक और न्यूज़ है, सेंटर टू सेल अप टू 3% स्टेक इन कोल इंडिया वाया OFS रूट, है ना। कोल इंडिया में जो केंद्र सरकार है वो 3% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। दोस्तों इसके पहले हम आगे बढ़ें, आपको एक सूचना दे देते हैं कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, और डेली नियमित रूप से सुने और लाभ उठाएं। तो यहाँ पे कहा है कि 3% स्टॉक, 3% स्टॉक कोल इंडिया का भारत सरकार बेचेगी, और किसके तहत बेचेगी, तो ऑफर फॉर सेल के तहत बेचेगी। विल बी ओपन फॉर रिटेल एंड नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स ऑन June 1 and 2, है ना। तो ये बेचने वाली है, ये बिक गई है। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से किसी सार्वजनिक कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। विनिवेश कहते हैं इसको, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है और इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ता है या स्थिर रहता है, या
राजकोषीय लाभ होता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ आप डिसइन्वेस्टमेंट की परिभाषा पढ़ेंगे और समझेंगे इसको। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ।